अच्छा ये बताइएगा कि ऑस्टियोमलेशिया को वक्त से पहले हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और इस बुनियादी तौर पर मतलब जो ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ वो क्या हो सकती हैं? हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस ज़रूर हो चुकी हुई है कि दो चीज़ें लाजमी लेनी है, एक तो विटामिन डी हो गया और ये कैल्शियम हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है वाकई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ 50% है। तो अगर आप कैफ़ीन छोड़ नहीं सकते तो कम से कम आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते रहें, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते रहें साथ साथ, ताकि आपके सप्लीमेंट अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से और आपको उस तरह से नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QASL के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, उसकी वजूहात क्या हैं। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं मिस शम्सा लतीफ़, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? ऑस्टियोप्रोसिस बुनियादी तौर पर हड्डियों की कमज़ोरी की बीमारी है, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन होना कहते हैं। और ये साइलेंट डिजीज़ भी इसको कहते हैं, क्योंकि अमूमन इसका पता तब चलता है जब हड्डियाँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी होती हैं। क्योंकि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हड्डियों का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा स्पंजी पोरस फॉर्म में बनाया हुआ है, जो ख़ास हमारी बॉडी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। मगर कुछ असरात ऐसे होते हैं, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, हमारी ग़िज़ा का तरीका कैसा है, वो उस स्ट्रक्चर को मज़ीद पोरस बना देता है, जिसकी वजह से जब हड्डियों की पोरस ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ आसानी से टूट सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हड्डियाँ हैं वो हैं हिप बोन, हमारी बैक बोन हो गई, या जो जो जॉइंट हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो अमूमन इसकी वजूहात में शामिल जो एज ग्रुप और जो जेंडर वाइज ख़वातीन हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं, वो इसलिए क्योंकि कुदरती तौर पर ख़वातीन की हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, अल्लाह ताला ने स्मॉल बोन स्ट्रक्चर है उनका एज़ कम्पेयर टू मेल। एक तो ये वजह है, दूसरा ये कि जब ख़वातीन मीनोपॉज़ से गुजरती हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी ख़ास हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो बनाना कम कर देती है, जिसकी जो कि ज़रूरी है हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए, बोन रीजनरेशन प्रोसेस के लिए। तो क्योंकि उसकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन ज़्यादा शिकार होती हैं ऑस्टियोप्रोसिस का। अच्छा, एक डिज़ीज़ ऑस्टियोमलेशिया, जिसको आप डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोप्रोसिस में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का सिम्टम्स ज़्यादातर पता नहीं चलता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया साइलेंट डिजीज़ है, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया का ये हड्डियों का नरम हो जाना, बुनियादी वजह इसकी ये है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, बचपन से ही हो रही है, तो अगर बच्चों में होता है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, और अगर एडल्ट्स में होता है तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और इसमें पट्ठों का अकड़ाव होना या पट्ठों में खिंचाव पैदा रहना हर वक्त, और टांगों में क्रैम्प्स रहना, ख़ासतौर पे जो लोअर लेग्स हैं उसमें क्रैम्प्स ज़्यादातर रहना, और पाँव का सुन्न हो जाना, या अगर अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हाथों पाँव में टिंगलिंग हो रही है या बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं, तो ये ऑस्टियोमलेशिया की निशानियाँ हैं, जो कि और ये बुनियादी फ़र्क है जो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस को। अच्छा ये बताइएगा कि ऑस्टियोमलेशिया को वक्त से पहले हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और इस बुनियादी तौर पर मतलब जो ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ वो क्या हो सकती हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इलाज से बेहतर परहेज़ है, और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए बेहतर तरीका यही है। सबको हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस ज़रूर हो चुकी हुई है कि दो चीज़ें लाजमी लेनी है, एक तो विटामिन डी हो गया और ये कैल्शियम हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है वाकई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ 50% है। दूसरा जो कहानी का हिस्सा 50% जो कि मोस्टली हमसे ओवरलुक हो जाता है, वो है मैग्नीशियम। ये बहुत अहम मिनरल है जो कि हड्डियों की बोन मिनरलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये बोन स्ट्रेंथनिंग करता है, बोन मास डेंसिटी को प्रमोट करता है, बल्कि जो हमें अक्सर फटीग रहती है, वीकनेस रहती है, मैग्नीशियम उसको भी रोकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के अमल को शुरू होने से ही रोकता है। तो ये बहुत ज़रूरी मिनरल है जो अक्सर हमसे ओवरलुक हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमें अक्सर आपने अगर बहुत से लोगों को ये मसला होता है, पट्ठों का भी मसला होता है, तो मैग्नीशियम उसको भी टारगेट करता है, और ये बहुत ज़रूरी मिनरल है, साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी के। अच्छा, इस डिज़ीज़ को कैसे रोका या ख़त्म किया जा सकता है, इस पे थोड़ा बताइए। ख़त्म या रोका तो जा नहीं सकता, अगर कोई मर्ज़ इसमें कोई शख्स इसमें इसका लाहक हो जाए तो, लेकिन ये है कि अगर तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, ग़िज़ा इस तरह से इसको लिया जाए कि आपकी हड्डियों के लिए, जो कि आपकी हड्डियों को इसकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हमारी आवाम को चाय की बहुत ज़्यादा आदत है। कुछ लोग तो उठते ही सिर्फ चाय पीने के लिए हैं, और कॉफ़ी पिए बगैर उनका दिन शुरू नहीं होता। तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि या तो अपना, अगर वो चाय को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आप ये उनको नहीं कह सकते कि आप छोड़ दें, क्योंकि ये
چھوڑی جا نہیں سکتی کیفین. تو اگر آپ کیفین چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم آپ ملٹی وائٹمن سپلیمنٹس لیتے رہیں, کیلشیم اور وائٹمن ڈی کے سپلیمنٹس لیتے رہیں ساتھ ساتھ اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ. اور کم سے کم جب آپ چائے پی رہے ہیں تو اتنا گیپ ضرور رکھیں کہ آپ سپلیمنٹ اگر آپ نے سپلیمنٹ لیا ہوا ہے تو چائے کا گیپ 2 سے 3 گھنٹے رکھیں کہ آپ تاکہ آپ کی سپلیمنٹ ابزورب ہو جائے اچھے سے اور آپ کو اس طرح سے نقصان نہ ہو. تو عمل کو روکا نہیں جا سکتا پر کم ضرور کیا جا سکتا. اچھا, آپ نے بات کی چائے کے علاوہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن سے ہم پرہیز کر سکتے ہیں اس میں؟ خاص طور پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پر, غذا کے ساتھ ساتھ بھی ہمارا طرز زندگی, خاص طور پہ وہ افراد جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ بہت ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے اوپر, کیونکہ نکوٹین نہ صرف ہماری باڈی کی ہیلنگ پاور کو سلو کر دیتی ہے بلکہ جو ہڈیوں کی بون ریجنریشن پروسیس ہے اس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے ایسے افراد جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں آسٹیوپروسس کے مرض میں. بینگ اے ڈائٹیشین, آپ ایک آسان سا سادہ سا ڈائٹ پلان کیا ریکمینڈ کرتی ہیں پیشنٹس کو؟ آسان سا ڈائٹ پلان یہی ہے, اگر چونکہ آج کل ونٹر سیزن شروع ہو رہا ہے, راتیں لمبی ہو رہی ہیں تو تقریباً 8 بجے تک سب کا دن شروع ہو جاتا ہوتا ہے. تو اگر آپ 8 بجے اٹھ کر انڈا ابال لیں یا اگر آپ براؤن بریڈ استعمال کر لیں, اس کے ساتھ آپ انڈے کی کوئی بھی آملیٹ بنا لیں تو یہ بہت اچھا آپ کو کیلشیم رچ سورس مل جائے گا. ساتھ ساتھ اس میں میگنیشیم کا بھی آپ کو براؤن بریڈ کے تھرو آپ کو میگنیشیم کا سورس اچھا سا مل جائے گا. پھر آپ 11 سے 12 بجے کے دوران آپ کوئی بھی پھل لے سکتے ہیں. اگر وہ افراد جو آن سائٹ کام کر رہے ہیں وہ یا تو اپنے ساتھ پھل لے جائیں یا جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں وہ تو گھر بیٹھے بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ افراد جو گوشت کے بہت شوقین ہیں اور وہ نہیں چھوڑ سکتے گوشت کو تو ان کو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ ساتھ ساتھ سبزی کا استعمال ضرور کریں. اگر وہ گوشت لے رہے ہیں تو یا تو سبزی مکس کر کے ساتھ میں بنائیں یا سالم سبزی ضرور لیں سلاد کی صورت میں, یا جس طرح سے بھی ان کو آسان لگ رہا ہے سوپ بنا لیں یا جو بھی ان کو بہترین ان کے ذائقے کے مطابق اچھا لگ رہا ہے. سبزی کو ایکسکلیوڈ نہیں کریں اگر وہ گوشت کو چھوڑ نہیں سکتے. اور پھل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. شام کے ٹائم خاص طور پہ باڈی کا میٹابولزم بہت اچھا ہوتا ہے وائٹمن ڈی کو ابزارب کرنے کے لیے, تو اس ٹائم پہ اگر آپ وائٹمن ڈی سپلیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں کسی بھی فروٹ جوس کے ساتھ آپ وائٹمن ڈی سپلیمنٹ لے سکتے ہیں, یا آپ فروٹ شیک لینا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اور شام کے جو رات کے ٹائم ہے اگر وہ افراد چاول کے بہت زیادہ شوقین ہیں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ رات کے ٹائم گریز کریں چاول لینے سے, کیونکہ نہ صرف وہ آپ کا وزن بڑھائیں گے کیونکہ ان میں کیلوری زیادہ ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ وہ آپ کے جسم کا جو ایکسیس واٹر ہے وہ بھی ایکسکریٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ منرلز وغیرہ بھی ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ مس, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی مس شمسہ لطیف, اس موضوع پہ بات کر رہے تھے. اپنے میزبان ڈاکٹر عیار ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.